हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग को मेरे चैनल में एक बार फिर से। आज हम लोग जानेंगे WSM में एनालिसिस ऑफ अ सेक्शन और उसका डिज़ाइन भी जानेंगे। अब सोचते हैं कि एनालिसिस कहने का मतलब होता क्या है, एनालिसिस और डिज़ाइन का मतलब क्या होता है। एनालिसिस का मतलब सिंपल ये होता है कि क्वेश्चन में ब्रेथ डेप्थ दिया हुआ रहेगा और हम लोग को फाइंड क्या करना होगा, मोमेंट और लोड फाइंड करना होगा। और डिज़ाइन का मतलब जस्ट इसका अपोजिट। डिज़ाइन का मतलब ये हुआ कि जो क्वेश्चन है उसमें सिर्फ मोमेंट दिया हुआ रहेगा और उसके मदद से हम लोग को बाकी सभी फाइंड करना होगा, जैसे ब्रेथ हो गया, डेप्थ हो गया, एरिया ऑफ स्टील हो गया, नंबर ऑफ रेनफोर्समेंट हो गया, ये सब हम लोग को फाइंड करना होगा डिज़ाइन में। तो हम लोग एनालिसिस और डिज़ाइन देखने से पहले हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट वैल्यू को जानते हैं। ठीक, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग जानते हैं कि किसी भी स्ट्रक्चर में मेनली 3 तरह का फोर्स लगता है। एक हो गया कंप्रेसिव फोर्स, सेकेंड हो गया टेंशन फोर्स और बेंडिंग। ठीक, और इन फोर्स के कारण स्ट्रेस उत्पन्न होता है, जिनके कारण बेंडिंग क्रिएट होता है। तो फोर्स और जान गए स्ट्रेस कौन कौन है, टेंसाइल स्ट्रेस है, कंप्रेसिव स्ट्रेस है, बेंडिंग स्ट्रेस है। जो स्ट्रेस है वो कंक्रीट में भी लगता है और स्टील में भी लगता है। तो हम लोग सबसे पहले एजम्पशन देखते हैं। एजम्पशन इसको नहीं कर सकते हैं, हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि IS कोड में मेरा किस ग्रेड के लिए कितना स्ट्रेस दिया हुआ है। ठीक, तो सबसे पहले उसको हम लोग देख लेते हैं। उसको देखने के बाद हम लोग जो क्वेश्चन बनाएंगे वो मेरा आसानी से बन जाएगा। चलिए तो देखते हैं IS कोड में क्या क्या है। तो हम IS कोड से यहाँ कुछ वैल्यू लिखे हैं, जिसका पेज नंबर भी लिख दिए हैं, आप लोग मिला सकते हैं। तो सबसे पहले डायरेक्ट टेंशन के केस में, यानी टेंसाइल स्ट्रेस के केस में हम लोग क्या एज्यूम करेंगे। तो यहाँ पे होगा ग्रेड ऑफ कंक्रीट हो गया और परमिसिबल और लिमिटिंग टेंसाइल स्ट्रेस न्यूटन पर mm²। तो जब M15 रहेगा या M15 रहेगा तो टेंसाइल स्ट्रेस का वैल्यू हो जाएगा 2, और जब 20 रहेगा M20 तो 2.8, M25 तो 3.2, M30 तो 3.6। ये हो गया टेंसाइल स्ट्रेस का वैल्यू, ये हो गया ग्रेड ऑफ कंक्रीट। M15 कहने का मतलब है कि मिक्स 15, यानी 15 जो है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है, यानी 28 दिन के बाद इसका जो स्ट्रेंथ होना चाहिए वो 15 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक, पेज नंबर 80 में दिया हुआ है IS कोड 456 2000 में। ये हो गया डायरेक्ट टेंशन के केस में, परमिसिबल और लिमिटिंग टेंसाइल स्ट्रेस किस में, कंक्रीट में। अब हम लोग देखते हैं कंप्रेसिव के फोर्स में क्या होगा। ठीक, तो परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट, ये था टेंसाइल स्ट्रेस इन कंक्रीट। अब है टेंसाइल के केस में ये हो गया। अब है कंप्रेसिव के केस में क्या करेंगे। तो कंप्रेसिव फोर्स जब लगेगा तो उसके कारण बेंडिंग स्ट्रेस क्रिएट होगा और डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस भी क्रिएट होगा। तब जब बेंडिंग स्ट्रेस कंक्रीट में क्रिएट होगा तो उसको हम लोग सिग्मा CBC से डिनोट करते हैं। सिग्मा CBC का मतलब कंप्रेसिव स्ट्रेस इन कंक्रीट इन केस ऑफ बेंडिंग। ठीक, तो जब ग्रेड ऑफ कंक्रीट हम M15 लेंगे तो बेंडिंग स्ट्रेस कितना हो जाएगा 5, M20 लेंगे तो 7, M25 लेंगे तो 8.5, M30 लेंगे तो 10। यानी यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी ले रहे हैं वो लगभग 3 है। M15 है तब 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, यानी 6.6 को 7 ले लिए। वैसे ही 30 है तो 10 ले लिए, यानी फैक्टर सेफ्टी हम लोग कितना लेते हैं। WSM के केस में कंक्रीट के लिए
फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो लेते हैं हम लोग 3 लेते हैं। यहाँ से हम लोग देख सकते हैं 15 का 5 हो गया तिहाई, 30 का 10 हो गया तिहाई। तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है WSMA केस में कंक्रीट के लिए 3 लेते हैं। ठीक, तो M15 के लिए अब हम लोग देखते हैं डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस लेंगे तो क्या होगा। ये हो गया बेंडिंग स्ट्रेस का वैल्यू, अब है डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस का वैल्यू। तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, M15 के लिए 4, 20 के लिए 5, 25 के लिए 6, 30 के लिए 7, यानी 4, 5, 6, 7। हम लोग जो मेनली जो है इसी को हम लोग रिमेंबर करते हैं, इसी का हम लोग का यूज होगा। बेंडिंग स्ट्रेस इसका हम लोग का नहीं यूज होगा। ये जो है पेज नंबर 81 में दिया हुआ है, टेबल 121। अब है कंक्रीट का, तो हम लोग देख लिए टेंसाइल स्ट्रेस में M15 ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो होगा उसके लिए क्या वैल्यू होगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस लगेगा तो उसके लिए क्या वैल्यू होगा हम लोग देख लिए। अब हम लोग स्टील के लिए देखते हैं। तो स्टील में भी टेंसाइल फोर्स लगता है, कंप्रेसिव फोर्स लगता है और शियर फोर्स लगता है। तो हम लोग देखते हैं परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील इन्फोर्समेंट, ये हो गया हेडिंग। अब हम लोग देखते हैं कि जब Fe 250 लेंगे तो टेंशन में कितना वैल्यू होगा, कंप्रेशन में कितना वैल्यू होगा और शियर स्ट्रेस में कितना वैल्यू होगा। जो भी है न्यूटन पर mm² में ही है। ठीक, तो हम लोग देखते हैं कि Fe 250 रहेगा और जो रेनफोर्समेंट होगा या बार होगा या स्टील होगा उसका डाया जब 20 रहेगा, यानी लगभग 20 मीटर डायमीटर होगा Fe 250 का, तो जो टेंशन में जो वैल्यू होगा वो होगा 140, कंप्रेसिव में होगा 130, शियर में 140, यानी 140, 130, 140 होगा। और जब डायमीटर जो है जैसे ये हो गया बार, तो इसका डायमीटर यदि 20 है, 20 तक है, तो जो टेंशन, कंप्रेशन और शियर का वैल्यू होगा वो ये होगा। यदि 20 से इसका वैल्यू ज़्यादा हो गया तो ज़्यादा हो जाएगा, तो टेंशन में 130, कंप्रेसिव में 130, शियर में 130, यानी सब में बराबर हो जाएगा। अब इतना हो गया माइल्ड स्टील के लिए। अब है HYSD में Fe 415। अब इसमें भी जब डायमीटर 20 मीटर का है तो 230, 190, 230, और जब 20 मीटर से ज़्यादा होगा तो 230, 190, 230, इनमें दोनों में बराबर ही होगा। याद करने की बात है कि जो ज़्यादातर यूज होगा वो इसका यूज होगा, इस वैल्यू का यूज होगा, इसका और इसका, यानी Fe 250 में 140 होगा और Fe 415 में 230 होगा। ये पेज नंबर 82 में दिया हुआ है। मॉड्यूलर रेशियो का जो वैल्यू होता है ES/EC भी होता है। मॉड्यूलर रेशियो ES/EC जिसको हम लोग देख चुके हैं 280/3 सिग्मा CBC। अब हम लोग देखते हैं एनालिसिस के बारे में। इतना वैल्यू हम लोग जान लिए, इतना वैल्यू हम लोग को जानने के बाद अब हम लोग एनालिसिस में जान सकते हैं। ये वैल्यू याद कर लीजिए, बेंडिंग स्ट्रेस में 5, 7, 8.5। और याद करने का सिंपल तरीका है, जितना भी M15 है तो बेंडिंग स्ट्रेस 15/3, 30 है तब बटा 3 तो 10, ऐसे याद हो जाएगा। इसमें 140 याद कर लीजिए और 230। अब हम लोग एनालिसिस देखते हैं। एनालिसिस हम लोग पीछे हम लोग देख चुके हैं, पिछला वीडियो में थोड़ा सा इंट्रो, उसको हम लोग डिटेल में देखते हैं और क्वेश्चन भी लगाएंगे आज और स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। ये हो गया मेरा सेक्शन हो गया। ये हो गया स्ट्रेन डायग्राम, स्ट्रेस इन हो गया कंक्रीट FCB/EC। इसका डिटेल इंट्रोडक्शन वीडियो में देखिए, डिटेल में समझाए हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दीजिएगा। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ये हो गया स्ट्रेन इन कंक्रीट हो गया स्ट्रेस बटा इलास्टिक मॉडुलस ऑफ कंक्रीट। और ऐसा ही स्ट्रेन इन स्टील हो गया स्ट्रेस इन स्टील बटा इलास्टिक मॉडुलस ऑफ स्टील। इलास्टिक मतलब स्टील होता है 2 × 10⁴ Nm²। ये हो गया स्ट्रेन डायग्राम। और जो दूरी हो गया न्यूट्रल एक्सिस का एक सपोज किए हैं। ये हो गया स्ट्रेन डायग्राम और ये हो गया स्ट्रेस डायग्राम। दोनों सेम डायग्राम है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि WSMA एग्जाम्पशन में पढ़ चुके हैं कि जो स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम होता है वो हुक्स लॉ को फॉलो करता है। तो यहाँ पे हम लोग FCB का हम लोग सिग्मा CBC भी लिख सकते हैं।
ठीक। यानी बेंडिंग स्ट्रेस इन कंक्रीट हम लोग देख चुके हैं कि जो कंप्रेसिव स्ट्रेस होता है वो 1/3 वैल्यू x का डिस्टेंस पर लाई करता है, और जो लीवर आर्म होता है z वो d/x/3 होता है, और टेंसाइल फोर्स इन स्टील होता है F(st)/AST या σ(st)/AST, और इसका वैल्यू होता है 1/2 FCB गुना ये डिस्टेंस हो गया ax, ये ब्रीथ हो गया b, ये हो गया कंप्रेसिव स्ट्रेस का वैल्यू। अब इतना हम लोग जान चुके हैं, तो आगे देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। जो भी हम लोग सॉल्यूशन करते हैं सबसे पहले हम लोग बैलेंस सेक्शन एज्यूम करके ही सॉल्यूशन करते हैं, और हम लोग जानते हैं कि WSM में ग्राफ जो है स्ट्रेस और स्ट्रेन लीनियर होता है, क्योंकि ग्राफ हम लोग देख चुके हैं, डायग्राम की स्ट्रेन का भी ऐसे था और स्ट्रेस का भी ऐसे था, इधर नहीं शो करते हैं इधर शो करते हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन का लगभग लीनियर होता है। अब स्टेप फर्स्ट है कि इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स दो ही तो लग रहे हैं, एक टेंसाइल और एक कंप्रेसिव। तो टेंसाइल हो गया T और कंप्रेसिव हो गया C, दोनों के इक्वल कर दिए बैलेंस सेक्शन हम लोग एज्यूम करके। बैलेंस ऑफ सेक्शन है, इसका मतलब क्या है कि टेंसाइल फोर्स और कंप्रेसिव फोर्स दोनों इक्वल है, तभी तो बैलेंस सेक्शन है। यदि नहीं रहता तो सेक्शन का बैलेंस हम लोग नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स T=C हम लोग सपोज कर सकते हैं। देखते हैं डायग्राम में, यहाँ पे ये हो गया C और ये हो गया T। हॉरिजॉन्टल फोर्स ये इधर लग रहा है और ये इधर लग रहा है, इसीलिए हम लोग बैलेंस कर दिए T=C। अब Z बराबर हम लोग जानते हैं कि JD होता है, और Z बराबर D-K/3 भी होता है, और J बराबर 1-K/3 भी होता है। ठीक। अब है मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस। मोमेंट कैसे निकालते हैं, T/Z या T/Z भी लिख सकते हैं, और T/Z भी हो गया और T/ZD भी हो गया। ये हो गया स्टील के लिए या टेंसाइल जोन के लिए। अब मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस इन कंप्रेशन जोन M/Z और M/ZD, Z बराबर होता है ZD, हम लोग जानते हैं। अब है परसेंटेज ऑफ स्टील, हम लोग एनालिसिस देख रहे हैं। एनालिसिस में क्या होता है, ब्रेथ और डेप्थ दिया हुआ रहेगा, बाकी हम लोग को फाइंड करना रहेगा। तो एरिया ऑफ स्टील कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ स्टील के लिए हम लोग ऊपर देख चुके हैं कि टेंसाइल फोर्स बराबर कंप्रेसिव फोर्स होता है, तो वहाँ से हम लोग को एरिया ऑफ स्टील निकल जाएगा। तो T=C, तो T बराबर क्या होता है, यानी फोर्स इन स्टील हो जाएगा F(st)/AST, और फोर्स इन कंक्रीट हो जाएगा 1/2 FCB गुने B गुने X, और X बराबर हम लोग जानते हैं KD होता है, तो KD लिख दिए। तो यहाँ से AST/B D का वैल्यू आ गया इतना 1/2 FCK/FST K, और इसी को हम लोग P एज्यूम कर लिए, तब P बराबर हो गया इतना। अब ये हो गया P को हम लोग बोलते हैं P द रेनफोर्समेंट इंडेक्स, यानी हम लोग AST/BD को हम लोग P नाम दिए, जिसका P को हम लोग बोलते हैं रेनफोर्समेंट इंडेक्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट स्टेप है बैलेंस स्टील परसेंटेज या परसेंटेज ऑफ स्टील। बैलेंस स्टील परसेंटेज या परसेंटेज ऑफ स्टील। परसेंटेज ऑफ स्टील का फॉर्मूला होता है 100 AST/BD, यानी इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज ऑफ स्टील निकल जाएगा। 100 AST/BD ये हो गया परसेंटेज ऑफ स्टील, तो यहाँ से AST निकल जाएगा P/BD × 100। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इक्वेटिंग द फोर्सेस, यानी T=C को हम लोग इक्वेट करते हैं। क्यों, देखते हैं क्यों इक्वेट किए, तो 1/2 σCBC, जिसको हम लोग FCB नाम दिए थे, और उसको σCBC भी बोलते हैं। तो 1/2 σCBC × X गुने B बराबर σST/AST। σST को हम लोग FST भी बोले हैं। तो यहाँ से आ जाएगा P बराबर 50K × σCBC बटा σST। K जो है ये कोएफिशिएंट है, ठीक।
तो हम लोग इसमें एनालिसिस में क्या क्या देखें, एनालिसिस में देखें हम लोग कि जब जो सेक्शन है उसका सिर्फ बी और डी दिया हुआ है सेक्शन का, यानी सेक्शन का जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है, उसके मदद से हम लोग सभी कुछ फाइंड किए हैं, मोमेंट फाइंड किए हैं। सबसे पहले हम लोग क्या किए, लीवर आर्म फाइंड किए, स्टेप 1 में लीवर आर्म फाइंड किए। लीवर आर्म फाइंड करने के बाद हम लोग मोमेंट फाइंड किए। मोमेंट फाइंड करने के बाद हम लोग परसेंटेज ऑफ स्टील फाइंड किए। बस इतना हम लोग एनालिसिस में देखते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ने से पहले हम लोग एक बार फिर से हम लोग अच्छा से मेमोराइज कर लेते हैं। ठीक, तो देखते हैं एक बार रिवीजन जल्दी जल्दी कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाए, स्ट्रेस डायग्राम बनाए। उसमें ये दूरी हो गया एक्स, तो एक्स हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, एक्स फाइंड करने के लिए हम लोग टी बराबर सी करते हैं। टी बराबर सी करते हैं तो वहाँ से एक्स आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, देखिए टी बराबर सी किए तो टी बराबर हम लोग क्या लिखते हैं, सिग्मा एस टी इंटू एस टी, जो टेंसाइल फोर्स और कंप्रेसिव फोर्स हो जाएगा 1/2 इंटू एफ सी बी गुने एक्स इंटू बी। सिग्मा एस टी की वैल्यू हम लोग अंडर एनफोर्स सेक्शन के केस में लिखते हैं 0.87 एफ वाई इंटू ए एस टी। कब लिखते हैं, जब अंडर एनफोर्स सेक्शन होता है। ये हम लोग जनरली सभी सॉल्यूशन में सिग्मा एस टी की वैल्यू 0.87 एफ वाई ए एस टी ही एज्यूम करते हैं। यहाँ से हम लिख लेंगे कंप्रेसिव फोर्स का वैल्यू आ जाएगा कैलकुलेट करने के बाद 0.36 एफ सी के इंटू बी इंटू एक्स। तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 0.87 एफ वाई इंटू ए एस टी बटा 0.36 एफ सी के इंटू बी। अब ये कैसे आया, ये कैसे आया, तो ये हम लोग दोस्तों हम लोग कोड में देखते हैं कि जो स्ट्रेस होता है आउटर सरफेस पर कंक्रीट का, उसका जो वैल्यू होता है 0.45 एफ सी के होता है। ठीक, तो उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं जब, तो इतना आ जाता है। ठीक, तो सबसे पहले टी बराबर सी करेंगे तो वहाँ से एक्स आ जाएगा, फिर वहाँ से एक्स आ जाएगा तो डी का वैल्यू निकल जाएगा, फिर मोमेंट निकालेंगे, फिर एरिया ऑफ स्टील निकालेंगे। ठीक, तब हम लोग देखते हैं एक क्वेश्चन। हो सकता है आप लोग कन्फ्यूजन हो, एक्स का जो वैल्यू आया है वैसे कैसे आ गया, तो हम लोग उसका डिटेल जो है सिंगली रेनफोर्स सेक्शन में देख लेंगे कि कंप्रेसिव स्ट्रेस कंप्रेसिव फोर्स का जो वैल्यू आया 0.36 एफ सी के इंटू बी इंटू एक्स, वो कैसे आया, वो सिंगली रेनफोर्स सेक्शन में अच्छा से हम लोग डिटेल जान लेंगे। ठीक, एक प्रॉब्लम देखते हैं WSM का। WSM का क्वेश्चन है सिंगली रेनफोर्स सेक्शन, मतलब सिंगली रेनफोर्स सेक्शन हम लोग बना रहे हैं WSM मेथड से। तब बी दिया हुआ है 250, डी दिया हुआ है 400, क्लियर कवर दिया हुआ है 25 mm और एनफोर्समेंट दिया हुआ है 5 इंटू 20 डायमीटर, 5 हुआ है 20 mm डायमीटर का। FA 250 और M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट दिया हुआ है और स्टील है ग्रेड ऑफ स्टील है FA 250। ठीक, तो FA 250 हम लोग याद किए थे कि जब FA 250 रहेगा तो टेंसाइल स्ट्रेस का वैल्यू कितना हो जाएगा 140, और M20 रहेगा तो इसका तिहाई कर देंगे तो 7 हो जाएगा। वहाँ से M का वैल्यू निकल जाएगा 280/3 सिग्मा सी भी, तो 13.33 हो जाएगा। अब हम लोग x का वैल्यू फाइंड करेंगे, तो x बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है 0.87 एफ वाई ए एस टी इंटू 0.36 एफ सी के इंटू बी इंटू एक्स। तो हम लोग यहाँ पे x जो फाइंड करेंगे वो दूसरे मेथड से फाइंड करेंगे, मोमेंट के मेथड से, एरिया इंटू एरिया ऑफ यानी मोमेंट एरिया के मेथड से x फाइंड करेंगे। तो ये पूरा है b और ये है x, तो एरिया कितना हो जाएगा bx और उसका CG कितना हो जाएगा x/2, तो bx इंटू x/2 हो जाएगा bx²/2 और इसका एरिया पे स्टील हम लोग AST मानते हैं, तो AST इंटू यहाँ लग जाएगा कंप्रेसिव फोर्स, तो ये हो जाएगा d, तो AST इंटू d माइनस
सॉरी जो हम लोग न्यूट्रल एक्सिस के हम लोग न्यूट्रल एक्सिस को हम लोग रेफरेंस लेकर मोमेंट एरिया मेथड से एक्स का फाइंड करेंगे। ठीक, तो ये हो गया AST और इससे यहाँ का दूरी कितना हो जाएगा, पूरा जब हो जाएगा D तो यहाँ से यहाँ तक x है, ये पूरा हो जाएगा मेरा इफेक्टिव डेप्थ कितना हो जाएगा D, इफेक्टिव डेप्थ हो जाएगा D और यहाँ से यहाँ का दूरी है x, तो ये कितना हो जाएगा D माइनस एक्स, तो AST इंटू D माइनस एक्स हो जाएगा। ये तो हो गया स्टील का मोमेंट। अब हम लोग स्टील का मोमेंट जो है कंक्रीट के टर्म में लिखेंगे तो उसके लिए m से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो ओवरऑल डेप्थ जो दिया हुआ है 400, तो हम लोग इफेक्टिव डेप्थ निकाल लेंगे 400 माइनस क्लियर कवर तो 25 365 आ जाएगा। तो वहाँ से वैल्यू पुट करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 177.29 मीटर। x का वैल्यू कितना आ गया 177.29 मीटर। अब हम लोग मोमेंट फाइंड करेंगे, यानी मोमेंट किसके कारण, कंक्रीट के कारण और स्टील के कारण, यानी मोमेंट m1 ड्यू टू कंक्रीट फेल्यूर, यानी कंक्रीट कितना मोमेंट बियर कर सकता है। तो सिग्मा CBC बराबर 7 हम लोग जानते हैं, M20 है तो वहाँ से मोमेंट का वैल्यू क्या होता है C इंटू जेड। तो C का वैल्यू कितना होता है 1 सिग्मा CBC बाई 2 इंटू एक्स इंटू बी इंटू D माइनस एक्स बटा 3 हो जाएगा। तो यहाँ से जो आएगा मोमेंट का वैल्यू, B का वैल्यू पुट कर देंगे, x का वैल्यू हम लोग यहाँ फाइंड कर लिए, पुट कर देंगे तो 47.45 किलोमीटर मीटर आ जाएगा। अब दोस्तों आप लोग का मन में आ रहा होगा कि इस फार्मूला का यूज हमने क्यों नहीं किया। ठीक, तो ये जो फार्मूला हम लोग यूज करते हैं ये आप लोग इसलिए बताएं कि आप लोगों को मन में कुछ जिज्ञासा रहे कि आप लोग ये फार्मूला कैसे आया उसको जानने का। तो ये जो फार्मूला हम लोग यूज करते हैं वो सिंगली रेनफोर्स सेक्शन में जब हम लोग LSM से पढ़ेंगे, LSM मेथड, तो LSM में ये फार्मूला से हम लोग फाइंड करते हैं न्यूट्रल एक्सिस का डेप्थ। लेकिन WSM मेथड में हम लोग जो डेप्थ होता है वह मोमेंट के मेथड से ही फाइंड करते हैं। और जब LSM में ये फार्मूला नहीं लगता है तो उसमें भी हम लोग मोमेंट एरिया मेथड से x का वैल्यू फाइंड करते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि WSM में हमेशा इस मेथड से ही हम लोग फाइंड करते हैं क्रिटिकल एक्सिस का डेप्थ। और जब x का वैल्यू पता चल गया तो हम लोग z निकालेंगे, और z निकालेंगे तो मोमेंट लिख लेंगे C इंटू जेड। तो C का वैल्यू हम लोग जानते हैं कितना होता है, वो पुट कर देंगे, फिर मोमेंट ड्यू टू कंक्रीट आ जाएगा। अब मोमेंट ड्यू टू स्टील हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो स्टील का क्या होगा मोमेंट टेंसाइल फोर्स गुने लीवर आर्म, तो लीवर आर्म D इंटू एक्स बाई 3 और टेंसाइल फोर्स हो गया सिग्मा ST इंटू AST। तो सिग्मा ST की वैल्यू हो जाएगा 1570 गुने 140 इंटू 365 माइनस इतना हो गया जेड का वैल्यू। यहाँ से M2 का वैल्यू हो जाएगा 67.23। ठीक, तो हम लोग यहाँ से M1 का वैल्यू निकाल लिए और M2 का भी वैल्यू निकाल लिए। अब हम लोग देखते हैं कि मिनिमम कौन है, जो मिनिमम होगा वही लेंगे क्योंकि उसी पर डिज़ाइन करेंगे, क्योंकि वही पहले फेल करेगा, इसलिए हम लोग मिनिमम एडॉप्ट करते थे। M1 का वैल्यू हो गया 47 और M2 का वैल्यू हो गया 67। तो मिनिमम है कंक्रीट का, तो कंक्रीट का ले लिए 47.45 मिनिमम है। इसका मतलब क्या कि कंक्रीट जो है जल्दी फेल करेगा। जल्दी कब फेल करेगा, जब कंक्रीट का वैल्यू कम है और स्टील का वैल्यू ज़्यादा है, और स्टील का वैल्यू ज़्यादा रहता है तो हम लोग क्या कहते हैं उसको ओवर एनफोर्स सेक्शन। तो हम लोग इस वीडियो में देखें कि एनालिसिस कैसे होता है और डिज़ाइन कैसे होता है। ठीक, तो आप लोग को मन में जो भी डाउट होगा कि 0.87 F और AST कब लेते हैं, कहाँ से आता है, तो जब हम लोग LSM पढ़ेंगे तो वहाँ से आप लोगों को पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक, और x का वैल्यू हम लोग कहाँ कैसे फाइंड करते हो तो आप लोग वीडियो में देख लिए। WSM के मेथड में हमेशा मोमेंट एरिया के मेथड से फाइंड करते हैं, और सिग्मा ST बराबर 0.87 FY जो हम लोग लेते हैं वो LSM के केस में लेते हैं, और सिग्मा ST का वैल्यू WSM के केस में ग्रेड ऑफ स्टील के लिए दिया हुआ है। जब 250 रहेगा तो 140 हो जाएगा, और FE 415 रहेगा तो 230 हो जाएगा। यदि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट